नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले वीडियो में हमने जाना राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा, राजस्थान की सीमाओं के बारे में हमने पढ़ा और इसकी आकृति के बारे में हमने जाना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को दोस्तों ऊंचावच व जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। राजस्थान के ऊंचावच व जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मरुस्थल, पहला जो भाग है दोस्तों मरुस्थलीय, दूसरे भाग को अरावली, तीसरा भाग है मैदानी और चौथा जो इसका भाग है वो है हाड़ौती का पठार यानी पठारी भाग। 4 भागों में मुख्यतः से विभाजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। राजस्थान का 61.11% भाग है वो मरुस्थलीय है, 9% भाग है वो अरावली के अंतर्गत आता है और 23% भाग है वो मैदानी भाग है और 6.89% भाग है वो पठारी भाग है। ये हमने बात की राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के क्षेत्रफल के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व की। राजस्थान की 40% जनसंख्या है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है, 10% जनसंख्या अरावली क्षेत्र में निवास करती है, 39% जनसंख्या राजस्थान की वो मैदानी भाग में है और 11% जनसंख्या वो पठारी भाग में है। अब अगर बात करें जिलों की तो दोस्तों मरुस्थलीय जिले हैं मरुस्थल के अंतर्गत 12 जिले आते हैं, अरावली के अंतर्गत 13 जिले आते हैं, मैदानी भाग के अंतर्गत 10 जिले आते हैं और पठारी भाग के अंतर्गत 7 जिले राजस्थान के आते हैं। अब अगर बात करें मिट्टी की तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है। अरावली जो क्षेत्र की मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी है। मैदानी भाग की मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है और हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो हल्की काली है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं या रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। अगर जलवायु की बात करें तो मरुस्थलीय जो भाग है उसकी जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, शुष्क या अर्ध शुष्क। शुष्क जलवायु मरुस्थलीय क्षेत्र की है। अब बात करें अरावली की। अरावली की दोस्तों उप आर्द्र जलवायु है। मैदानी भाग की आर्द्र जलवायु है और हाड़ौती के पठार की जो जलवायु है वो अति आर्द्र है, अति आर्द्र। ये बात की दोस्तों हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। अब एक एक का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की या थार के मरुस्थल की। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र या थार का मरुस्थल, इसकी हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे।
पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र की हम अभी बात कर रहे हैं दोस्तों। ये राजस्थान है और ये दोस्तों अरावली पर्वतमाला है और ये हो गया मरुस्थल। ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों 12 जिले हैं वो राजस्थान के सम्मिलित किए जाते हैं। 61.11% भाग है वो राजस्थान का मरुस्थलीय है और इसके अंतर्गत 40% जनसंख्या वो निवास करती है। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 640 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 640 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है और ऊंचाई इसकी दोस्तों 200 से 300 मीटर है मरुस्थलीय क्षेत्र की। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मरुस्थल को भी 2 भागों में हम विभाजित करेंगे। शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल या इसे कहते हैं दोस्तों बागड़ प्रदेश। अरावली ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये शुष्क के अंतर्गत आता है। मरुस्थल का ये जो भाग है ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। ये 25 सेमी समवर्षा रेखा है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल की अगर बात की जाए, शुष्क मरुस्थल को भी हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। एक तो होता है दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक होता है दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत शुष्क मरुस्थल का 58.5% भाग आता है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत 41.5% भाग है वो शुष्क मरुस्थल का आता है। इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में दोस्तों चट्टानी मरुस्थल इसके अंतर्गत आता है। चट्टानी मरुस्थल इसे हमादा भी कहा जाता है दोस्तों, हमादा। ये सर्वाधिक दोस्तों जैसलमेर चट्टानी मरुस्थल है वो जैसलमेर यानी मोहनगढ़ से पोखरण, बाड़मेर और जोधपुर, इनमें दोस्तों चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में हमादा भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं दोस्तों। शुष्क मरुस्थल का 58.5% भाग है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम अभी बात करेंगे। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ये शुष्क मरुस्थल का 58.5% है। अब इसकी हम बात करेंगे।
सबसे पहले दोस्तों पवन चलती है, मिट्टी का निक्षेपण होता है, मिट्टी, फिर इसका निक्षेपण हुआ और फिर जो आकृति बनती है 2-3 प्रकार की, वो होती है बालू का स्तूप। पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण यानी जमाव किया जाता है तो बनने वाली संरचना है वो बालू का स्तूप कहलाती है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश दोस्तों शुष्क मरुस्थल का 58.5% है। इसमें दोस्तों बालू का स्तूप की कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती है उसका अध्ययन हम अभी करेंगे। बालू का स्तूप निम्न प्रकार के होते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार, सबसे जो पहला प्रकार है दोस्तों बालू का स्तूप का, वो है बरखान, यानी बरखान बालू का स्तूप की हम बात करेंगे। बरखान है दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं और पवन की दिशा में ही इनका निर्माण होता है। अर्धचंद्राकार होते हैं। इस प्रकार के जो स्तूप होते हैं दोस्तों, इन्हें बरखान स्तूप कहा जाता है। दूसरे जो स्तूप है वो है अनुप्रस्थ, यानी पवन की दिशा के लंबवत जिन स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें अनुप्रस्थ स्तूप कहा जाता है। तीसरे स्तूप की अगर बात करें हम, अनुदैर्ध्य, या इन्हें रेखीय भी कहा जाता है। ये दोस्तों पवन की दिशा के समानांतर इनका निर्माण है वो होता है। इन्हें रेखीय या अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। अगला जो प्रकार है स्तूपों का वो है दोस्तों तारानुमा। तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा, इसे हमादा भी कहा जाता है। ये पवन दोस्तों, पवन की दिशा है। इस प्रकार के स्तूपों को दोस्तों तारानुमा स्तूप कहा जाता है। और पांचवा जो प्रकार है वो परवलयिक है। परवलयिक या पैराबोलिक स्तूप इन्हें कहा जाता है। पैराबोलिक, ये दोस्तों बरखान के विपरीत दिशा में जिन स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें पैराबोलिक स्तूप कहा जाता है। दोस्तों ये तो हो गया पवन, ये तो हो गया बरखान। और जब इसका निर्माण विपरीत दिशा में होता है, ये होगी पवन, बरखान के विपरीत दिशा में बनने वाले जो स्तूप है उन्हें पैराबोलिक स्तूप कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों पैराबोलिक स्तूप किसे कहते हैं, तो बरखान के विपरीत दिशा में जिन स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें पैराबोलिक स्तूप कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो स्तूप है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, तो दोस्तों नेक्स्ट जो आकृति होती है स्तूपों की वो होती है सिप बालू का स्तूप। ये दोस्तों बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा बदल जाती है तो बरखान की एक भुजा है वो आगे बढ़ जाती है, तो इसे सिप आकृति कहा जाता है। ये तो हो गया बरखान दोस्तों, जब पवन की दिशा अचानक बदल जाती है तो इसकी एक भुजा है वो आगे बढ़ जाती है, तो इसे आकृति को सिप कहा जाता है। सिप बालू का स्तूप सिप आकृति बन जाती है। बरखान की जब एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है तो इस संरचना को दोस्तों सिप कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग की।
इसके अंतर्गत शुष्क मरुस्थल का 41.5% भाग है वो आता है। 25 सेमी समवर्षा रेखा से 50 सेमी समवर्षा रेखा तक का जो क्षेत्र है दोस्तों मरुस्थल का, वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अध्ययन की दृष्टि से इसे हम 4 भागों में विभाजित कर लेंगे। ये जो रेखा थी दोस्तों, हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में पहले ही अध्ययन कर लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल को। अर्ध शुष्क मरुस्थल को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये जो भाग है दोस्तों, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ये रेखा है दोस्तों 25 सेमी समवर्षा रेखा है, और ये जो अरावली है ये 50 सेमी समवर्षा रेखा के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहला जो भाग है वो होगा दोस्तों घग्गर बेसिन। ये जो भाग है दोस्तों ये हो गया घग्गर बेसिन। और दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। नेक्स्ट जो भाग है दोस्तों इसे नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। और चौथा जो बेसिन है उसे कहते हैं लूणी बेसिन। अब बात करें घग्गर बेसिन की, तो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में दोस्तों चिकनी व उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो घग्गर बेसिन कहलाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ जो चिकनी मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों उसे घग्गर बेसिन के अंतर्गत रखा जाता है। चिकनी और उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को दोस्तों काठी या बग्गी भी, चिकनी व उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र की दोस्तों, तो शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र है वो चूरू सीकर झुंझुनू के अंतर्गत आता है। अंतःप्रवाह क्षेत्र शेखावाटी जोहड़ दोस्तों, जोहड़ इसकी मुख्य विशेषता है। जोहड़ दोस्तों शेखावाटी में प्राकृतिक रूप से बने हुए कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी जो क्षेत्र है दोस्तों इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है जोहड़। जोहड़ दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो बने हुए कच्चे कुएं हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। कच्चे कुएं। और एक होता है दोस्तों रन। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को दोस्तों रन कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब दोस्तों रन कहलाते हैं। अब बात करें नागौरी उच्च भूमि की, इसकी जो मुख्य विशेषता है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि की, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें वो नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है। और एक विशेषता और है दोस्तों इसकी, वो है कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी ये दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा वाला भाग है। अजमेर व नागौर के मध्य पाया जाता है दोस्तों, इसे कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। ये नागौरी उच्च भूमि की विशेषता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों लूणी बेसिन की, तो लूणी बेसिन में दोस्तों एक तो गोडवाड़ा बेसिन आता है, नेहडरना होता है और लवणीय पौधे दोस्तों जो फ्लोराइड बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। ये 3 विशेषताएं दोस्तों लूणी बेसिन के अंतर्गत आती है। गोडवाड़ा बेसिन, ये दोस्तों जालौर में है।
और एक होता है दोस्तों नेहड़ रण क्षेत्र, ये भी जालौर में है। और लवणीय पौधे दोस्तों ये बाड़मेर में पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। अब बात करते हैं दोस्तों शुष्क मरुस्थल या मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे खंडीन झीलें। इन्हें दोस्तों पलाया झील भी कहा जाता है, ढाड झील भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो है ये जैसलमेर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। जैसलमेर में उत्तरी भाग में, जैसलमेर के उत्तरी भाग में अधिक पाई जाती है। मरुस्थल के अंदर दोस्तों जो अस्थायी पानी की झीलें बनती हैं उन्हें पलाया या खंडीन झील कहा जाता है। अस्थायी पानी की झीलें, इसे पलाया कहा जाता है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, कृषि कार्य के लिए किया था। तो दोस्तों ये गेहूं, चना व सरसों के लिए उपयोगी है पलाया झीलें। पालीवाल ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे बिंदु की, रन या टाट। दोस्तों ये जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। यही दोस्तों पलाया झील की तरह ही होती है, लेकिन अधिक समय तक जब पानी एकत्रित रहता है तो भूमि है वो दलदली हो जाती है और नमक की मात्रा है वो ऊपर आ जाती है। दलदली, लवणीय व अनुपजाऊ भूमि को रन कहा जाता है, रन या टाट कहा जाता है। दोस्तों प्रमुख रनों की अगर बात करें तो ताल छापर रन है चूरू के अंदर, पड़िहार रन क्षेत्र है दोस्तों, ये भी चूरू में है। बाप रन है दोस्तों जोधपुर के अंदर। फलोदी रन क्षेत्र है, ये भी जोधपुर के अंदर। थोब रन है दोस्तों, ये है बाड़मेर के अंदर। भाकरी रन है जैसलमेर में। पोखरण रन है, ये भी जैसलमेर में। पोखरण रन है दोस्तों, ये पहला परमाणु परीक्षण इसी रन क्षेत्र में किया गया था। तो पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण, यह किया गया था दोस्तों 18 मई 1974 को, और इस नाम दिया गया था बुद्धा मुस्कुराए। इसे नाम दिया गया था दोस्तों बुद्धा मुस्कुराए। फिर दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 11 से 13 मई 1998। ये भी पोखरण रण क्षेत्र में ही किया गया था और इसे नाम दिया गया था दोस्तों बुद्धा फिर मुस्कुराए। बुद्धा फिर मुस्कुराए।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा वो मिल सके। तीसरी अगर बात करें दोस्तों, आक्कलवुड फॉसिल पार्क, ये मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है दोस्तों। आक्कलवुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। आक्कल तो दोस्तों गांव है, वुड का मतलब लकड़ी, फॉसिल का मतलब दोस्तों जीवाश्म, और पार्क का मतलब उद्यान। यहाँ पर दोस्तों आक्कलवुड फॉसिल पार्क में जुरासिक काल यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष यानी जीवाश्म मिले हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान, वर्तमान में दोस्तों यह है आक्कलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। मरु उद्यान के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें दोस्तों बाप बोल्डर कले। बाप बोल्डर कले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये हिमानी के निक्षेपण यानी जमाव है। ये दोस्तों क्या है, बाप बोल्डर है, ये क्या है, हिमानी के निक्षेपण जमाव है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, हिमानी के निक्षेपण यानी जमाव है बाप बोल्डर। ये जोधपुर के अंतर्गत है दोस्तों, बाप यानी जोधपुर में। और इनका काल की अगर बात की जाए दोस्तों बाप बोल्डर की, तो परमो कार्बोनिफेरम युग की ये परमो कार्बोनिफेरम युग में इनका निर्माण है वो हुआ था, परमो कार्बोनिफेरम युग। अब बात करें दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र की जलपट्टी के बारे में। जलपट्टी, इसमें दोस्तों सेवन घास का उत्पादन है वो होता है, सेवन या लीलोन घास। यह दोस्तों मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली हुई है, 60 किलोमीटर लंबी है, जैसलमेर में। और यहाँ पे दोस्तों एक नलकूप है जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है, चंदन नलकूप। इसे दोस्तों थार का गढ़ा भी कहा जाता है, थार का गढ़ा, चंदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। और दोस्तों इससे ONGC द्वारा पानी की वो सप्लाई दी जाती है। इस जलपट्टी पे दोस्तों सेवन घास, सेवन या लीलोन घास है वो उगती है। लाठी गांव में होने के कारण दोस्तों इसे लाठी सीरीज क्षेत्र भी कहा जाता है। ये दोस्तों प्राचीनतम सरस्वती नदी के अवशेष मानी जाती है। लाठी सीरीज क्षेत्र है दोस्तों, ये प्राचीनतम सरस्वती नदी के अवशेष है वो मानी जाती है। जलपट्टी वास्तव में प्राचीनतम सरस्वती नदी का अवशेष है। सरस्वती प्रोजेक्ट यहाँ चलाया गया दोस्तों, जैसलमेर में ONGC द्वारा चलाई गई पेयजल परियोजना है वो सरस्वती प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है। अब बात करें दोस्तों नखलिस्तान की। नखलिस्तान दोस्तों किसे कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों जल बेसिन के कारण हरियाली का विकसित होना नखलिस्तान कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों
जलपट्टी के कारण जो हरियाली विकसित होती है उसे नखलिस्तान कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें हम दर्यन दोस्तों गतिशील स्थानांतरित बालुका स्तूपों को दर्यन कहा जाता है। और दोहरे दोस्तों दोहरे हैं वो लहरदार बालुका स्तूपों को दोहरे कहा जाता है। लहरदार बालुका स्तूप है उन्हें दोहरे कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल या मार्च दोस्तों मरुस्थल का किन्हीं कारणों से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। दोस्तों इनकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। हरियाणा राज्य की तरफ ये गतिशील होते हैं। मरुस्थलीय मार्च में दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान है वो बरखान बालुका स्तूपों का होता है। बरखान दोस्तों सर्वाधिक गति वाले बालुका स्तूप हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अरावली क्षेत्र की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।